हमने इंटरनेट टॉपिक कंप्लीट किया था और इंटरनेट से जुड़ी हुई लगभग सारी अवधारणाओं को देखा था। इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी कह लो, साइबर अपराध कह लो, साइबर क्राइम, सब एक ही चीज है, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता ही होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी तो आप मतलब समझ ही रहे हो। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, सिक्योर करना। और कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रही है? साइबर सिक्योरिटी की बात कर रही है, साइबर की सुरक्षा की बात कर रही है। अभी है क्या? तो देखो, साइबर अपराध से बचने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, साइबर क्राइम कहते हैं इसको। साइबर क्राइम से बचने के लिए ही साइबर सिक्योरिटी की अवधारणा आई। अब सवाल यह है कि साइबर क्राइम होता क्या है? तो साइबर क्राइम कुछ नहीं, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, इन डिवाइस या इस का उपयोग करके कोई अपराध को अंजाम देना साइबर क्राइम कहलाता है। जैसे कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो वो नार्कोटिक्स क्राइम के अंतर्गत आता है। तो यदि कोई इंटरनेट का उपयोग करता है, कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके कोई अपराध कर रहा है तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? साइबर क्राइम की श्रेणी में आएगा। और इस साइबर क्राइम से रक्षा के लिए ही एक अवधारणा निकल कर आती है, साइबर सिक्योरिटी। अब देखो, साइबर अपराध भी दो प्रकार का हो सकता है। व्यक्ति साइबर अपराध भी दो प्रकार से कर सकता है। दो प्रकार से कैसे कर सकता है भाई? एक तो वो क्या है, कंप्यूटर का उपयोग करके, मतलब एक तो कंप्यूटर पर हमला करेगा, कंप्यूटर पर हमला, आपके कंप्यूटर पर अटैक करेगा, कंप्यूटर की मेमोरी, हार्ड डिस्क, आपके डाटा को चुराएगा, जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। तो एक तो कंप्यूटर पे हमला करेगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, उनको नष्ट कर देगा। या फिर यह हो सकता है कि वो कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में उपयोग करेगा। कंप्यूटर का उपयोग कर व्यक्ति पर हमला करेगा। अब ऐसा मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर फेंक के मार देगा। कंप्यूटर का उपयोग करके व्यक्ति पर हमला करेगा, मतलब व्यक्ति पर प्रहार। अब उसका उद्देश्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना नहीं रहेगा। किसको नुकसान पहुंचाना रहेगा? व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो साइबर क्राइम भी आपको दो टाइप का दिखाई देगा। एक तो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा और एक आपको स्वयं को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। साइबर क्राइम से ही बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की अवधारणा आती है। मतलब देखो, आपका आपका कंप्यूटर, इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट का मतलब बताया था, इंटरनेशनल नेटवर्क। कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, मतलब एक ऐसा नेटवर्क से आपने कंप्यूटर को जोड़ा है जो वैश्विक है। अब इस नेटवर्क से आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है तो पूरे आप कंप्यूटर से, देखो ये तो अपन कंप्यूटर और इंटरनेट की खूबियों में गिनते हैं कि आप पलक झपकते ही से पूरी दुनिया में कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन जब आप पलक झपकते ही दुनिया से कनेक्ट हो सकते हो तो पलक झपकते ही आप साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। और भारत तो इस साइबर क्राइम का हब है। दुनिया में 5वें नंबर पे आता है साइबर क्राइम की घटनाओं में। आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे कि भारत में हर 5 मिनट में एक साइबर क्राइम की घटना देखने को मिलती है। हर मिनट या हर 5 मिनट में कुछ ऐसा डाटा है उनका। साइबर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की अवधारणा सामने आई है। ठीक है ना। तो देखो, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम,
साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी। और साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल या इसका उपयोग करके या तो आप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हो या व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये कहलाता है साइबर क्राइम। और आप ये मान के चलो कि अभी तो फिर भी साइबर क्राइम की घटनाएं कम, धीरे धीरे इन घटनाओं में वृद्धि होगी। आने वाले समय में साइबर क्राइम सबसे बड़ी समस्या के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि आप बच नहीं सकते साइबर क्राइम से। आप हो सकता है कि आप कह दो कि हमारे ऊपर तो अभी तक कोई साइबर अटैक नहीं हुआ है और साइबर हमले के शिकार नहीं हो पाए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी अभी थोड़ी किस्मत अच्छी, आप बचे हुए हैं। स्थिति ये आ जाएगी आने वाले 10 सालों के अंतर्गत कि आपको इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा, इतना चौकन्ना रहना पड़ेगा कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपने जरा सा उसको सीरियसली नहीं लिया और आपके साथ साइबर क्राइम की घटना हो गई, साइबर फ्रॉड। और अब तो ये हो रहा है। छोटे शहरों में ये ज्यादा हो रहा है, बड़े शहरों में थोड़ा सा उसका रूप अलग है। भाई आदमी के हिसाब से फ्रॉड किया जाता है। गांव के आदमी को कुछ भी मूर्ख बना के कर लिया, शहर के आदमी को मूर्ख बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन वहां पे भी साइबर फ्रॉड। यदि आप इनका कोई का उपयोग कर रहे हैं, और आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इंटरनेट का उपयोग ना कर रहा हो। भाई अभी तो पुरानी पीढ़ी उपयोग नहीं करती है, लेकिन आज की पीढ़ी तो बिना इंटरनेट के और मोबाइल के काम ही नहीं चल रहा है। तो आने वाले समय में हर व्यक्ति इस साइबर फ्रॉड का शिकार बनी जाएगा, उससे बचना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। मतलब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में सबसे बड़ी चुनौती है कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं हम तो घर ताला लगा के सो रहे हैं, चोर नहीं आएगा। अब चोर ताला तोड़ के नहीं आएगा, चोर इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे मोबाइल में घुसेगा, और हर चीज तो तुम्हारे मोबाइल में ही है। फोन पे, पेटीएम, बैंक अकाउंट। और तुम्हारा बैंक अकाउंट चलो नहीं है, बैंक वाले तो इंटरनेट से कनेक्ट है। तुमने जिस बैंक में पैसा रखा है वो भी तो इंटरनेट से कनेक्ट है। तो वो उसके थ्रू अलग अलग शब्द हैं जो हमको पेपर में पूछते हैं। फिशिंग क्या होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, अलग अलग प्रकार है साइबर क्राइम के, उन्हीं प्रकारों को हमको सीखना है। मतलब आप ये समझ लो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और ये देखो, ये जो साइबर सिक्योरिटी है इसको मेंस के हिसाब से भी तैयार करना, निबंध के इससे भी तैयार करना, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के घटक क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण है भारत सरकार साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है, भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, और आप क्या सुझाव दोगे इस साइबर सिक्योरिटी की। सबसे हॉट टॉपिक है मेंस के लिए साइबर सिक्योरिटी। आज नहीं, आने वाले 10 साल में ये इसकी प्राथमिकता और बढ़ते जानी है साइबर सिक्योरिटी की। अभी हम देखते हैं, बैंक जाओ, बैंक में एक गार्ड रहता है बंदूक लगा के। वो काय के लिए है? वो यही है कि भैया डकैती ना हो, कोई आए और बंदूक लगा के। उस समय में एक उस गार्ड को तो बिठाना ही पड़ेगा, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बैठेगा। अभी भी बैठ रहा है, लेकिन वो क्या है, बड़े स्तर पर बैठ रहा है, मुख्यालय में है, क्योंकि अभी उतनी व्यापकता नहीं है। लेकिन आने वाले समय में हर जगह आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इन क्राइम की संख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि होने वाली है आने वाले समय में। मतलब लगातार वृद्धि होते जा रही है, और ये इंटेंसिटी इसकी ओर बढ़ना है धीरे धीरे करके। तो देखो, हमको तो केवल इसके कुछ अवधारणा को समझना है कि प्री में हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो साइबर सिक्योरिटी के घटक क्या क्या है, कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी की साइबर सिक्योरिटी के घटक कौन कौन से हैं। देखो, पहला इसका घटक है गोपनीयता। अंग्रेजी शब्द ही याद रखो, हिंदी शब्द तो कुछ भी लिखा जा सकता है। कॉन्फिडेंशली, गोपनीयता।
गोपनीयता मतलब क्या होता है? ये साइबर सिक्योरिटी का पहला घटक है, और गोपनीयता मतलब है डाटा में किसी की भी अनाधिकृत पहुंच से बचाना। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियली कह रहे हैं ना, मतलब कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज्ड रूप से आपके डाटा तक ना पहुंच पाए, इतनी गोपनीयता होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी का पहला। मतलब हम साइबर सिक्योरिटी के घटक मतलब समझ रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी में क्या किया जाता है? साइबर सिक्योरिटी के आधारभूत स्तंभ क्या है? यही है कि आपका जो नेटवर्क हो वो इतना कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, इतना सिक्योर होना चाहिए, इतना गोपनीय होना चाहिए कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, जैसे भाई मेरा डाटा है, मैं ही उसको एक्सेस कर पाऊं, कोई दूसरा व्यक्ति उस डाटा को एक्सेस ना कर पाए। इसको कहते हैं गोपनीयता, डाटा की गोपनीयता, कि जिससे संबंधित डाटा हो वही हो। मतलब अनाधिकृत रूप से अनाधिकृत रूप से डाटा तक पहुंच को रोकना। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, अनऑथराइज्ड व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के डाटा तक नहीं पहुंच पाए, यह साइबर सिक्योरिटी का पहला घटक है, पहला पिलर है। ठीक है ना, कि आपका कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए। दूसरा इसका घटक है उपलब्धता। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। गोपनीयता में क्या है? अनाधिकृत व्यक्ति ना पहुंच पाए। उपलब्धता में मतलब है कि जो अधिकृत व्यक्ति है वो पहुंच जाए, नहीं तो पता चला वो भी नहीं एक्सेस कर पा रहा। भाई मेरा डाटा है, मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो एक्सेस कर ले, वो मेरे को उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि अभी देखेंगे साइबर अपराध के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो उसमें एक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। आपको डाटा तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, आपके डाटा तक ही नहीं पहुंचने दिया जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो उससे संबंधित बता रहे हैं, अनाधिकृत व्यक्ति डाटा तक ना पहुंच पाए, अधिकृत व्यक्ति तक डाटा की पहुंच होनी, डाटा तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, मतलब उपलब्धता होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, उपलब्धता होना चाहिए, और तीसरा है प्रमाणीकरण, ऑथेंटिफिकेशन। प्रमाणीकरण, ऑथेंटिफिकेशन। प्रमाणीकरण का मतलब क्या है? जो व्यक्ति डाटा एक्सेस कर रहा है वो व्यक्ति जेन्युइन होना चाहिए। मतलब उपलब्धता में तो कह रहे हैं कि अधिकृत व्यक्ति तक डाटा पहुंचे, लेकिन वो अधिकृत व्यक्ति है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करोगे? वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो फिर इसी के लिए वही भी आता है, आपका यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है। सिक्योरिटी के अलग अलग लेयर होते हैं ना, और हो तो उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट है आपका, आप फिंगरप्रिंट स्कैन करेगा, जब वो मैच करेगा तभी वो एक्सेस करने देगा। ये भी साइबर सिक्योरिटी का घटक है कि बिना आपकी स्पष्ट पहचान के आपको डाटा एक्सेस नहीं करने दिया जाएगा, पहले आपको अपनी प्रमाणीकरण होगा। तो ये क्यों किया जा रहा है? ताकि असली व्यक्ति तक ही डाटा पहुंचे। ऐसा नहीं हो आजकल एआई है, कोई रोबोट, एआई रोबोट आपका डाटा एक्सेस कर ले। कहते हैं ना, आप वेबसाइट चलाते हैं तो कैप्चा कोड डाला जाता है, तो यही है कि भाई कोई मशीन तो इसका उपयोग नहीं कर रही, वो प्रमाणीकरण के लिए। मतलब देखो, ये सब साइबर सिक्योरिटी की घटक ही है। ये सब आपको दिखाई देगा, आप जो यदि इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, मोबाइल फोन चलाते हैं, तो ये सब आपको दिखाई देगा। तो प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण मतलब में है कि जो व्यक्ति डाटा की मांग कर रहा है उसकी पहचान सही है या नहीं, उसकी पहचान को सुनिश्चित करना है हमको। जो अधिकृत व्यक्ति कह रहे हैं ना कि ऑथराइज्ड व्यक्ति, तो वो ऑथराइज्ड व्यक्ति वो स्वयं है या उसकी जगह कोई और है, इसकी पहचान हो। जब प्रमाणीकरण हो जाएगा तभी वो एक्सेस करने देगा। आपका पासवर्ड है, आप डालोगे, आपका फिंगरप्रिंट स्कैन है, आप डालोगे, तब एक्सेस होगा। है ना, मोबाइल का ही लॉक रहता है, तो मोबाइल का लॉक क्या है? पासवर्ड है, या फिर फेस लॉक करते हो, वो यही है प्रमाणीकरण, कि इस व्यक्ति का मोबाइल है और यही उसका उपयोग कर रहा है। फिर चौथा है
सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? सत्यनिष्ठा मतलब होता है क्या है कि देखो, सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, आपने उसको जो लिखा है वो उस व्यक्ति तक पहुंचे और उस व्यक्ति ने जो लिखा है वो आप तक पहुंचे, ये सेंडर और रिसीवर हो रहा है। इसके बीच में ना तो कोई इसको पढ़ सके और ना ही इसमें कोई परिवर्तन कर सके, ये चीज कहलाती है सत्यनिष्ठा। इसलिए देखो व्हाट्सएप पे लिखा आता है कि वो उसका डाटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन मतलब क्या है कि आपने यहाँ जो लिखा उसको वो क्या है, भाषा में बदल देता है, इसको कोई पहचान ना सके और फिर दूसरे तक फिर पहुंचेगा वो। तो मतलब सत्यनिष्ठा होनी चाहिए कि रिसीवर और सेंडर के बीच जो डाटा का आदान प्रदान होना चाहिए वो उन्हीं दोनों के बीच रहे, उसमें कोई व्यक्ति उसको झांक के पढ़े ना और उसमें कोई अनाधिकृत परिवर्तन ना कर सके। ठीक है, तो ये सत्यनिष्ठा कहलाती है। फिर है गैर परित्याग, पांचवा। अब देखो गैर परित्याग का मतलब क्या है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई मैसेज सेंड किया, सेंडर है, ठीक है ना, कल को वो इनकार ना कर सके कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। अभी साइबर अपराध के प्रकार देखेंगे ना, आपने धमकी दे दी किसी को, व्हाट्सएप पे लिख के दे दी, अब कल को पुलिस जांच करने आएगी, बोलेगा मैंने तो लिखा ही नहीं, मेरा तो हैक हो गया था, ऐसा ही बोल सकता है ना। बोलते ही ज्यादातर लोग जब कुछ गलत लिख देते हैं तो कह देते हैं यार मेरा फेसबुक आईडी हैक हो गई थी। तो साइबर सिक्योरिटी ये भी सुनिश्चित करे कि सेंडर जो डाटा भेज रहा है उससे वो कल को इनकार ना कर सके, सबूत बताना पड़ेगा कि देख तेरे ईएमआई नंबर से आया था, सब कुछ तेरा ही है, तेरा हैक नहीं हुआ। हैकिंग होगी तो भी पता चल जाएगा। तो गैर परित्याग मतलब वो मुकर ना सके जो सेंडर है। और अंत में है एक्सेस कंट्रोल, छठवा है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है इसका निर्धारण करना। एक्सेस कंट्रोल मतलब कौन सा यूजर कौन सी फाइल एक्सेस कर रहा है या एक्सेस कर सकता है। कौन सा यूजर कौन सी फाइल एक्सेस कर रहा है या एक्सेस कर सकता है, इसका निर्धारण भी आपको अपने नेटवर्क में होना चाहिए। तो देखो इतनी चीज होंगी किसी नेटवर्क के अंतर्गत, तब हम उसको कहेंगे कि वहां पर साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था सही है। इन्हीं में होगा साइबर क्राइम, इन्हीं घटकों को तोड़ा जाएगा, गोपनीयता भंग की जाएगी, उपलब्धता को रोक दिया जाएगा, ऑथेंटिकिफिकेशन को अप्रमाणित कर दिया जाएगा, सत्यनिष्ठा की कमी आएगी, ये सब चीज होगी तभी होगा साइबर क्राइम। ठीक है ना। तो आपसे पूछेगी साइबर सिक्योरिटी के घटक, स्तंभ, आधारभूत स्तंभ, पिलर क्या है, यही पिलर। ठीक है ना। तो ये आधारभूत घटक हो गए साइबर सिक्योरिटी के। अब देखो हम सीधे इसमें देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी में कुछ साइबर क्राइम को पढ़ लेते हैं जो सबसे ज्यादा, जिनका वर्तमान में हम उपयोग देखते हैं। भाई आप कानून पढ़ोगे, तो कानून पढ़ोगे तो उसमें उनने कहा कि अलग अलग अपराध की अलग अलग सजा है। अपराध क्या, किसी को जान से मारना, जान से मारने की धमकी देना,
किसी को लूट लेना, अपराधों की लिस्ट होती है। तो साइबर वर्ल्ड में भी अपराधों की लिस्ट है, अलग अलग नाम है, अपराध उसी टाइप के, धमकी देना, पैसे लूट लेना, लेकिन अब उनको क्या है, थोड़े नाम अच्छे अच्छे दे दिए गए हैं। तो हमको केवल वो क्या है, नाम ही याद रखना है कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से अपराध किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बस देखो आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से अपराध किए जा रहे हैं। अब उसकी कैटेगरी अलग अलग बता सकते हो कि भाई ये आर्थिक अपराध है, ये सामाजिक अपराध की श्रेणी में आएगा, ये तकनीकी अपराध की श्रेणी में आएगा। ये तो कैटेगरी तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मॉलवेयर क्या है, उनके नाम बताओ, वायरस क्या है, वायरस के प्रमुख नाम बताओ, सलामी हमला क्या होता है, फिशिंग क्या होती है। तो हमको केवल अब इनके क्या है, नाम याद रखना है। तो देखो एक एक करके देखते हैं। जो साइबर वर्ल्ड में प्रमुख अपराध हो रहे हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जिसे आप सबसे पहले सुनते हो, एक होता है साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, देखो बुलिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को परेशान करना। जैसे हम स्कूल में रहते हैं या बच्चों को चिढ़ाते हैं ना, तो वो चिढ़ाना ही बुलिंग कहलाता है। लेकिन ये इतने लेवल तक चला जाता है कि व्यक्ति मर भी सकता है। आपने किसी व्यक्ति को इतना परेशान किया, जैसे कहते हैं ना किसी को ट्रोल करते हैं, जैसे ट्विटर पे कल टॉप ट्रेंड कर रहा था भारत में पनौती, तो किसी को तो आप ट्रेंड कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो ना। तो ये ट्रोलिंग भी एक टाइप की साइबर बुलिंग ही है। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करना, आप उसको टेक्स्ट मैसेज भेज के परेशान कर सकते हो, उसको वीडियो मैसेज, उसको कॉल करके, उसको ईमेल करके, उसको सोशल मीडिया पे उसके बारे में कोई गलत न्यूज चला के, उसका आपने कोई मेमे बनाया और उसको ट्रोल कर रहे हैं। ये सब साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। और ये भी बहुत अलग स्तर पर होता है। आप किसी से जुड़े हो, आप उससे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और फिर उसका उपयोग आपको धमकी देगा कि ऐसा करो नहीं मैं तो ऐसा करवा दूंगा। तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। तो साइबर बुलिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को परेशान करना। इस साइबर, ठीक है ना, नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर, मतलब इसको आप ऐसा कह सकते हो, इंटरनेट या कंप्यूटर मोबाइल अन्य चीजों का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, उसको परेशान करना क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। यही है साइबर बुलिंग। भाई बुलिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को परेशान करना, और किस में करना है, इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसी के आगे एक शब्द जोड़ दिया, साइबर। ये एक प्रकार है अपराध का जिसको कहते हैं साइबर बुलिंग। जो हमारा आईटी एक्ट है उसमें हर साइबर अपराध के लिए अलग अलग सजा है। मतलब आप यदि अपराध रजिस्टर करने जाते हो, तो वो जो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, तो उसमें बताना पड़ेगा ना कि किस कानून की किस धारा के तहत ये अपराध है, और इस अपराध के लिए ये सजा, फिर अदालत उसको वो सजा देगी। तो यदि आप किसी बताओगे, साइबर थाने भी खुल गए हैं अब और वहां जाओगे, बोलोगे ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो जो पुलिस वाला रहेगा वो क्या कहेगा कि आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है। और अब आईटी एक्ट में जो सजा है वो उसके लिए, उसके हिसाब से वो एफआईआर दर्ज करेगा। तो ये शब्द होता है एक साइबर बुलिंग। और देखो भारत सरकार ने इसके लिए एक ऐप का निर्माण कराया था कवच नाम से। कवच, एंटी बुलिंग ऐप, एप्लीकेशन है कवच नाम से, एंटी बुलिंग ऐप। ठीक है ना, मतलब कवच है कि आप यदि बुलिंग का शिकार हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, आपको कवच प्रदान करेगा ये।
तो एक शब्द होता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग से ही एक और सब संबंधित शब्द है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग देखो, स्टॉकिंग मतलब क्या है भाई, किसी को घूरना, किसी का पीछा करना। तो यहाँ पे साइबर स्टॉकिंग में भी यही किया जाता है कि व्यक्ति की जानकारी इकट्ठी की जाती है और जानकारी इकट्ठी करके फिर व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जाता है। ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। व्यक्ति की जानकारी इकट्ठी कर ली जाती है, आपसे कोई चैट कर रहा है, आपसे फोन नंबर, आपकी पर्सनल जानकारी उसने ले लिया और अब उसको वो सेव कर लिया है और अब उसका उपयोग आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। पैसे मांग रहा है या अन्य कर रहा है, आपकी बात रिकॉर्ड कर लिया, फोन रिकॉर्ड, आपसे कोई बात कर रहा है और बात करते करते कोई गलत बात कर ली, उसको रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करने के बाद वो कह रहा मेरे को पब्लिक कर दूंगा नहीं तो पैसे दो। तो ये कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। फिर इसी से एक संबंधित है साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर। अब जब साइबर क्राइम एक देश दूसरे देश के साथ कर रहा है, जब साइबर क्राइम एक देश, अभी तो भारत के व्यक्ति आपस में कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भारत पाकिस्तान के पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को ध्वस्त कर दे। ये घटना कहलाएगी साइबर वारफेयर। मतलब किसी देश द्वारा दूसरे देश पे कंप्यूटर नेटवर्क, एक देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से डाटा चुराना, उसे नष्ट करना, उसे नुकसान पहुंचाना, सब साइबर वारफेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और आने वाले समय में देशों के बीच युद्ध जमीन पे नहीं लड़े जाएंगे, साइबर वारफेयर ही होगा, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई। चीन भारत के बैंकिंग नेटवर्क को हैक कर ले, अस्त व्यस्त हो जाए, पूरा पूरा वित्त का प्रवाह रुक जाएगा। वित्त का प्रवाह रुक जाएगा तो अर्थव्यवस्था ही रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था ही रुक जाएगी तो देश संकट में जाएगा। हर चीज तो नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई है। बड़े शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी सिग्नल, रेड येलो ग्रीन, इसी से पूरा ट्रैफिक चल रहा है। किसी ने हैक कर लिया, खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पूरा शहर जाम हो गया। 2 मिनट लगेंगे पूरे शहर को जाम करने में, यदि आपके कोई उस ट्रैफिक सिस्टम को हैक कर ले। तो अब आने वाले समय में जो लड़ाई लड़ी जाएगी, अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, अब क्या होगा, साइबर वार होगा, जो इसमें जीतेगा सैनिक। अब सैनिक ऐसा नहीं कि वो जो दौड़ लगा के भर्ती होते थे, अब साइबर सैनिकों की जरूरत हो रही है, क्योंकि जमीन पर लड़ने के लिए तब रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। साइबर वारफेयर जितना तगड़ा ये होगा उतना मजबूत, क्योंकि आपके देश का नेटवर्क ही खत्म हो गया। भाई आपके पास मिसाइल है, आप बटन दबा के मिसाइल दाग रहे हो, ये बटन जो दब रही है ये भी नेटवर्क है, आपका पूरा कंप्यूटर नेटवर्क। अब कोई ने इसी पे कब्जा कर लिया, दबाते रहो बटन, कुछ नहीं होना, वो वहां से बैठ के आपका बटन दबा देगा। साइबर वारफेयर जब एक देश दूसरे देश के साथ ऐसा काम करता है तो वो कहलाता है साइबर वारफेयर। साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी कोई इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल वेबसाइट का मतलब मोबाइल का उपयोग करके अश्लीलता फैलाना साइबर पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। अश्लील वेबसाइट का निर्माण करना, उसमें अश्लील कंटेंट डालना, उसका प्रचार करना, सब साइबर पोर्नोग्राफी के अंतर्गत ही आता है।
ठीक है। पांचवी चीज, आइडेंटिटी थेफ्ट। थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। नाम से समझ आ रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी कोई पहचान को चुरा रहा है। अब पहचान को क्या चुराएगा भाई? आपकी व्यक्तिगत पहचान, यूजर आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, ईमेल आईडी का पासवर्ड, फेसबुक आईडी का पासवर्ड, ये जब कोई चुराता है तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। कॉपी कर लेता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर कॉपी कर लिया, आपकी फेसबुक के पासवर्ड को कॉपी कर लिया और कहीं से लॉगिन कर दे रहा है और कुछ भी कमेंट कर दे रहा है। ये चीज क्या कहलाती है? आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है ना? व्यक्तिगत पहचान को जब चुराया जाता है साइबर वर्ल्ड में, तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट। छठवां, सलामी अटैक। सलामी हमला, सलामी अटैक। सलामी अटैक एक प्रकार का क्या है? इकोनॉमिक क्राइम है, कि इसमें जो क्या करता है अपराधी, बैंक के खातों में अनावश्यक पहुंच बनाता है और वहां से पैसे चुराता है। ये कहलाता है सलामी अटैक। इसे सलामी स्लाइसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? सलामी स्लाइसिंग। स्लाइस मतलब वो क्या करता है, बैंक के प्रोग्राम में ही ऐसा उनने सिस्टम स्थापित कर दिया है कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन की एक छोटी सी रकम, बहुत बड़ी रकम नहीं चुराते, छोटी सी रकम उस अपराधी के खाते में जाती जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये कहलाता है सलामी अटैक। आपने अपने खाते में 10,000 जमा किया, 10,000 में से 500 रुपए उसके खाते में चले गए, आपको पता ही नहीं। बहुत छोटी रकम अपने आप ट्रांसफर होते जाती है, ये कहलाता है सलामी अटैक। और सोचो, ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए यदि कोई पूरे भारत के बैंकिंग सिस्टम में सलामी अटैक कर दे, कितना पैसा उसके खाते में चला जाएगा? वो छोटी छोटी रकम भी चोरेगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज कहलाती है सलामी अटैक। एक टाइप का ये आर्थिक अपराध के अंतर्गत ही आता है। आठवां, एक शब्द और है जिसको कहते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग, स्पूफिंग। देखो स्पूफिंग क्या है, कि जब कोई यूजर की जानकारी फर्जी तरीके से एकत्रित करता है, मतलब समझ रहे हैं ना, कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी को फर्जी तरीके से छल के, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा के दूसरे की आइडेंटिटी का उपयोग करके उसकी जानकारी को ले लेता है, ये तकनीक कहलाती है स्पूफिंग। देखो आइडेंटिटी थेफ्ट अलग है। आइडेंटिटी थेफ्ट में आपकी आइडेंटिटी उसने कॉपी कर ली है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर कॉपी कर लिया है और उसके जरिए वो पेमेंट कर रहा है, वो तो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन स्पूफिंग में होता क्या है, स्पूफिंग के अंतर्गत आपकी जो पर्सनल जानकारी है उसका उपयोग करके आपके
जो साइबर में या आपके नेटवर्क में जो भी जानकारी है उसको पूरा वो एक्सेस करने की क्षमता उसकी आ जाती है। मतलब आपकी फर्जी आईडी टाइप का बना लिया उसने और उसका उपयोग करके वो आपके डाटा तक एक्सेस पहुंचा रहा है, ये कहलाता है स्पूफिंग। देखो जैसे हैकिंग तो आपने शब्द सुना ही होगा, हैकिंग कर लेते आपका कंप्यूटर हैक हो गया, अब आपका उसमें कोई रोल नहीं बचा, कोई भी जिस व्यक्ति ने उसमें हैक किया है वो हैकिंग के माध्यम से पूरा डाटा चुरा सकता है। हैकिंग के जैसे ही है स्पूफिंग, कि आपकी आइडेंटिटी, फर्जी आइडेंटिटी क्रिएट कर दी आपकी और उसका उपयोग करके आपका डाटा को एक्सेस कर रहा है, ये तरीका कहलाता है स्पूफिंग। और इस स्पूफिंग, जो स्पूफिंग करता है उसको स्पूफर कहते हैं। जैसे जो हैकिंग करता है उसको हैकर कहते हैं और जो स्पूफिंग करता है उसको स्पूफर कहते हैं। स्पूफिंग ये है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा, अनाधिकृत व्यक्ति समझ रहे हैं ना, कि जो असली व्यक्ति नहीं है, अनऑथोराइज्ड यूजर के द्वारा अधिकृत यूजर की जानकारी, ऑथराइज्ड यूजर की जानकारी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिकृत यूजर की जानकारी बिना उसे बताए या बिना उसे पता हुए एक्सेस कर लेना, स्पूफिंग कहलाता है। समझ रहे ना, उसको पता ही नहीं है, एक अनाधिकृत व्यक्ति है जो उसके डाटा को एक्सेस कर ले रहा है और उसे पता ही नहीं चल रहा, स्पूफिंग कहलाती है। जासूसी टाइप का, कि आप क्या कर रहे हो, चोरी से वो देख रहा है और देख के पता कर लिया, उसको पता ही नहीं है, ये कहलाती है स्पूफिंग। धीरे से उसकी जानकारी को पता कर लेना, स्पूफिंग। फिर इसमें एक और प्रकार है साइबर क्राइम का, जिसको कहते हैं स्पैम, SPAM, स्पैम। स्पैम, स्पैम क्या है? फर्जी ईमेल, विज्ञापन भरा ईमेल, कि किसी व्यक्ति को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल, अवैध व अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। आप अपने मेल बॉक्स में जाओगे, सैकड़ों की संख्या में मेल पड़े हैं विज्ञापन के फॉर्म में, वो सब स्पैम के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके लिए भी आजकल एंटी स्पैम फिल्टर भी आता है, कि जो विज्ञापन वाला मेल आएगा उसको वो वैसे डिलीट कर देगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट, ज्यादातर स्पैम के अंतर्गत एडवर्टाइज ही आते हैं। आप यदि ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजन का उपयोग कर रहे हैं, आपने वहां पे अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी डाल दी, तो बस उनका तो रोज ही काम है आपको मेल भेजना, वो सब स्पैम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। फिर साइबर अपराध के अंतर्गत एक शब्द और होता है, इसको कहते हैं एडवेयर, एडवेयर, एडवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है।
ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है। ठीक है। फिर एक और साइबर अपराध का प्रकार है जिसको कहते हैं फिशिंग। सबसे महत्वपूर्ण है फिशिंग, सबसे ज्यादा होने वाला अपराध, PHISHING, फिशिंग। मछली पकड़ना होता है ना जैसा, तो फिशिंग भी एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें व्यक्ति आपकी डाटा को चुराता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि इंटरनेट पर यूजर के व्यक्तिगत डेटा को धोखे से चुरा लेना। इंटरनेट पर व्यक्ति के डाटा को धोखे से चुराना, धोखे से चुराना ही फिशिंग कहलाता है। फिशिंग मतलब मछली टाइप का जाल है, फंसाते हैं वो। कुछ नहीं, आपके पास मैसेज आएगा कि भैया इस पे क्लिक कर दो, उन्होंने कहा पेटीएम 50% की छूट दे रहा है, फ्लिपकार्ट पे ये मिल रहा है, आपकी लॉटरी लग गई है, इस पे क्लिक कर दो। और उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप पे उस बटन पे क्लिक करते हो, क्या करता है, आपके पूरे मोबाइल को वो एक्सेस कर लेता है। आपकी फोटो, आपके मैसेज, आपकी पूरी पर्सनल जानकारी को उसने एक्सेस कर लिया और चुरा के रख लिया अपने पास। अब वो उसका एनालिसिस करेगा कि इसमें क्या काम का है, फिर उसका उपयोग करेगा। आपके डाटा को हो सकता है कंपनियों को बेचे कि ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि डाटा तो बिकता है मार्केट में। तो ये तकनीक कहलाती है फिशिंग। आप हर व्यक्ति के पास मैसेज आता है कि आपकी 50 लाख की लॉटरी लग गई, इस पे क्लिक करो। क्लिक करोगे, देखो क्लिक करके वो फिर पासवर्ड आसवर्ड मांगेंगे, वो अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आपने क्लिक किया, बात खत्म हो गई, आपका डाटा उसने पूरा एक्सेस कर लिया। अब उस डाटे का वो कुछ भी उपयोग करे, हो सकता है उसके जरिए आप साइबर बुलिंग भी हो जाए आपकी, कुछ भी हो सकता है उसके जरिए। तो ये तकनीक कहलाती है फिशिंग। और देखो भारत में होने वाले जो साइबर क्राइम है, सबसे ज्यादा 57% फिशिंग के अपराध होते हैं। मतलब जो हमारा एनसीआरबी जो डाटा देता है उसमें वो साइबर अपराध का भी डाटा देता है, तो साइबर अपराध के डाटा के अनुसार सब भारत में होने वाला सबसे ज्यादा साइबर अपराध कौन सा है, फिशिंग। इसको लिख ही लेना यहीं पे, सबसे ज्यादा फिशिंग होती है। दूसरे नंबर पर 41% मालवेयर अटैक, अभी बता रहे मालवेयर क्या है। दूसरे नंबर पर है मालवेयर अटैक। तीसरे नंबर पर है 30%, इसको कहते हैं स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग फिशिंग का ही एक प्रकार है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में क्या होती है, आपको एक जैसी चीज ही हर जगह दिखाई देगी, एक जैसी चीज ही हर जगह दिखाई देगी। आप फेसबुक चलाओ, आप ट्विटर पे पहुंचोगे, आप इंस्टा पे पहुंचोगे, आप यूट्यूब पे पहुंचोगे, हर जगह यही चीज, एक ही चीज चलेगी आपकी। तो वो क्या कहलाता है, स्पीयर फिशिंग। 20% है डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। और 19% है रैंसमवेयर। रैंसम वेयर, अभी देख रहे हैं रैंसम वेयर क्या है, अभी तो बस ये डाटा है, इसको लिख लो कि भारत में सबसे ज्यादा होने वाले साइबर अटैक कौन से हैं, फिशिंग। फिर इसी में एक शब्द है जिसको कहते हैं रूट किट्स। रूट किट्स, रूट किट। रूट किट्स क्या है, रूट किट्स दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर
लेवल पर कंट्रोल प्राप्त करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल प्राप्त करता है, कहलाता है रूट किट्स। मतलब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बाहर से कोई नहीं हो रहा है। जैसे आपने नया फोन लेकर आया, उसी में पहले से कुछ डला हुआ है, हो सकता है इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेटर को भी ना हो। ये कहलाता है रूट किट। मतलब पहले से एक प्रोग्राम डाला हुआ है जो किसी दूसरे के नियंत्रण में है, वो कहलाता है, उसको कहते हैं रूट किट्स। रूट किट्स। फिर एक शब्द होता है फ्लेम। फ्लेम, फ्लेम मतलब वही गाली बकना, इंटरनेट पर किसी को गाली बकना, इंटरनेट पर किसी को अपमानजनक शब्द कहना। अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना फ्लेम कहलाता है। फिर एक शब्द होता है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग, डाटा डिडलिंग क्या है? कंप्यूटर में उपस्थित डेटा में हेर फेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेर फेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। ठीक है ना, कि किसी भी कंप्यूटर में कोई डाटा है, ऑफिस है कोई, उस ऑफिस में उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, पुलिस विभाग है, उसमें उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में सारे कर्मचारियों का डाटा है, तो उस कंप्यूटर में घुसना और उस डाटा में हेर फेर कर देना डाटा डिडलिंग कहलाता है। कहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति की पहचान को बदल दे, किसी व्यक्ति की पहचान को वहां से चुरा ले, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, ये कहलाता है डाटा डिडलिंग। फिर एक और होता है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस का सीधा सीधा मतलब है यूजर को सर्वर तक ना पहुंचने दिया जाए, यूजर को सर्वर तक ना पहुंचने दिया जाए। यूजर को सर्वर तक ना पहुंचने दिया जाए, डिनाइल ऑफ सर्विस कहता है। साधारणतः हैकर लोग करते हैं, आपके सिस्टम को हैक कर लिया है, अब आप उससे कुछ एक्सेस करना चाहोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप किसी बैंक के सर्वर से जुड़ना चाह रहे हो, वो जुड़ने नहीं देगा। बहुत टाइप की डिनाइल ऑफ सर्विस होती है। आपने मान लो फ्लिपकार्ट से कोई चीज ऑर्डर करी, ठीक है ना, आपने ऑर्डर कर दी, तत्काल आपको एक मैसेज आएगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, और कैंसिल हो गया है तो आपको ओटीपी आया है, वो ओटीपी इनको दो। ये फ्लिपकार्ट नहीं भेज रहा है, बीच में से कोई डिनाइल ऑफ सर्विस आ गया, आपका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया है, और बीच में से कुछ फिर आपका आ गया कि ये दो ये दो ये चीज कहलाती है डिनाइल ऑफ सर्विस। मतलब किसी ना किसी बहाने से यूजर को सर्वर तक पहुंचने से रोकना। सर्वर कोई भी हो सकता है, हो सकता है आपको फेसबुक के सर्वर तक ना पहुंचने दे, आपको बैंक के सर्वर तक ना पहुंचने दे, आपको किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के सर्वर, बीच में वही डिनाइल ऑफ सर्विस देने से मना कर देना। बात होते हैं साइबर बुलिंग क्या है, साइबर वारफेयर क्या है, फिशिंग क्या है, स्पैम क्या है, फ्लैम क्या होता है, ये सब आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। एक और होता है जिसको कहते हैं कुकीज। कुकीज, कुकीज क्या है? देखो, कुकीज पहले ही बताया कि आप किसी, जैसे गूगल क्रोम में गए, आपने कोई जानकारी सर्च करी, आप बार बार उस वेबसाइट का उपयोग करते हो, तो वो क्या करता है कि उसका कुछ डाटा सेव कर लेता है। वो जानता है कि ये व्यक्ति आता है तो ये जानकारी को एक्सेस करता है, तो अगली बार जब भी व्यक्ति आएगा तो मैं उसको जल्दी से रिजल्ट दे दूं, तो वो क्या है, उस वेबसाइट की कुकीज बना के रख लेता है। मतलब क्या है,
उसने उस जानकारी को सेव करके रख लिया है, और उस सेव करके रख लिया ताकि आप जब अगले बार उस डाटा को एक्सेस करो तो वो जल्दी से उस चीज को एक्सेस करके दे दे। ये चीज कहलाती है कुकीज, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, ये कुकीज वेबसाइट अपनी मर्जी से रख लेती है और आपकी गोपनीयता को थोड़ा सा भंग कर देती है। वो कुकीज पूछेगा कुकीज क्या होता है, तो कुकीज क्या है कि जब आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, आप कोई वेबसाइट को देखते हो, तो जो आपका जो सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन, वो क्या करता है, उस जानकारी को आपकी इच्छा के बिना सेव करके रख लेता है। साइकिल सेव करके रखता है ताकि अगली बार आप जाओ तो तत्काल उस रिजल्ट को शो कर दे। अब इसका उपयोग वो क्या है, किसी और के लिए भी कर सकता है। हो सकता है आपकी पहचान को बेच दे कि यार बार बार ये इधर आ रहा है, बार बार ये फ्लिपकार्ट की इस वेबसाइट को देख रहा है, तो फ्लिपकार्ट वाले को जानकारी बेच दे। तो ये चीज कहलाती है कुकीज, ठीक है। तो देखो इतने शब्द हमको साइबर क्राइम में उपयोग में लाए जाते हैं। पेपर में सीधा पूछा जा सकता है कि फ्लेम क्या है, मतलब इनके सीधे अर्थ पता होने चाहिए। फिर एक शब्द होता है इसमें मॉलवेयर। मालवेयर, मालवेयर का क्या अर्थ है। मालवेयर, क्योंकि देखो अभी पढ़ाया था, सबसे दूसरे नंबर पर मालवेयर, 41% भारत में मालवेयर अटैक होते हैं। तो ये मालवेयर क्या होता है, मालवेयर उन प्रोग्रामों का समूह है, उन प्रोग्रामों का समूह है, उन प्रोग्रामों का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है, जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है मालवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। आप देखो यहां पर केवल कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं मालवेयर। और अब मालवेयर में हमको क्या है, बहुत सारी चीज दिखाई देंगी। जैसे एक शब्द होता है स्पाईवेयर। ये शब्द वर्तमान में बहुत चलन में है, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर क्या करता है, एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो किसी यूजर की सभी गतिविधियों को निगरानी करने के काम करता है। यूजर की जासूसी सॉफ्टवेयर, यूजर की गतिविधियों, नजर रखता है या गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करता है, स्पाईवेयर कहलाते हैं। आपके मोबाइल में एक जासूसी सॉफ्टवेयर आ गया है जो आपकी जानकारी पर नजर रख, कुछ नहीं कर रहा है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी उससे। आप कहाँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्या कर रहे हो आप, सब जानकारी, स्पाईवेयर। और इसका सबसे उदाहरण है पेगासस, जो भारत में बहुत ज्यादा विवादित है। पेगासस, पेगासस, पेगासस क्या है, एक इजरायली स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। इजराइल द्वारा बनाया गया एक जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस, जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारें करती हैं। और भारत सरकार पर भी इल्जाम लगा है कि भारत सरकार विपक्ष या फिर जो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, बड़े व्यापारी, सबका जासूसी करा रही है। और ये पेगासस को आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई फर्जी तरीके से आपके मोबाइल में डाल के देगा तब काम हो, वो अपने आप इंस्टॉल कर देते हैं। हैकर लोग आपका मोबाइल हैक करके अपने आप उसमें पेगासस इंस्टॉल कर देंगे, बस आपकी जासूसी हो रही है। ठीक है, तो ये पेगासस का स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। हाँ, मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन विवाद हुआ पेगासस, तो इजराइल के पेगासस, इजराइल सरकार ने देखा, बोला कि भैया हम केवल पेगासस सॉफ्टवेयर सरकारों को बेचते हैं। यदि भारत में कहीं है तो इसका मतलब है भारत सरकार ने ही खरीदा होगा, क्योंकि वो किसी की, हम सरकार के अलावा किसी को सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की सरकारें खरीदती हैं।
क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा खतरा क्या है, विपक्ष से रहता है। अब उनका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसकी जासूसी कराओ ना। उसका आपने मोबाइल हैक कर लिया, अब कुछ तुम क्या गूगल सर्च कर रहा, उसके परिवार में क्या, उसकी पर्सनल जानकारी आपने इकट्ठी कर ली, तो आप जो बोलोगे वो करेगा। तो क्या है, जानकारी जितने संवेदनशील पदों पर जो, जैसे हमको लगता है हमारी तुम्हारी जानकारी इकट्ठे करके क्या कर लेगा, क्योंकि हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मान लो तुम गलती से कहीं अच्छे पद पर पहुंच गए, तब तुम्हारा डाटा वो निकाल सकते हैं। तो ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, पेगासस इसका नाम याद रखना। इसके अतिरिक्त एक दो और होते हैं, एक होता है कूल वेब सर्च, ये भी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। कूल वेब सर्च, कूल वेब सर्च, जेंगो, जेंगो। अब देखो ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बने ही रहे, लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे गूगल, एंड्रॉयड, ये सबसे बड़े जासूस हैं। ओरिजिनल रूप में नहीं है, ओरिजिनल रूप में तो गूगल एक कंपनी है, एंड्रॉयड भी सॉफ्टवेयर बनाती है, एंड्रॉयड मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन ये भी जासूस हैं, ये अमेरिका के जासूस हैं। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, सारी जानकारी अमेरिकी सरकार को दे रहे हैं। पूरी दुनिया में चीन ने क्यों गूगल को बैन करके रखा है? गूगल तो फ्री दे रहा सर्विस, लेकिन चीन में गूगल नहीं है। क्यों? क्योंकि मालूम है उसको कि ये जासूसी करने का, इसलिए चीन की जानकारी किसी को नहीं रहती कि अंदर क्या हो रहा है। हमारी जानकारी तो हमसे ज्यादा अमेरिका को है। तुम्हारे घर में क्या बना है, हो सकता है तुम्हें नहीं पता, तुम घर जाओगे जब पता चलेगा कि मम्मी ने लौकी की सब्जी बनाई है, अमेरिकी सरकार को पता होगा, क्योंकि वो जासूसी कर रहा है इन्हीं के माध्यम से। लेकिन हम उसको स्पाईवेयर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ये तो घोषित रूप से है ना, बने ही जासूसी करने के लिए। तो ये एक तो स्पाई स्पाईवेयर भी एक टाइप का क्या है, मालिशियस मालवेयर सॉफ्टवेयर है, तो यूजर की गतिविधियों पर नजर रखता है। मतलब ये मालवेयर का ही एक प्रकार है। जैसे अभी हमने रूट किट्स पढ़ा ना, रूट किट्स भी एक प्रकार का मालवेयर है। रूट किट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल करने के लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है, रूट किट्स। स्पाईवेयर, रूट किट्स, वॉर्म, वॉर्म ये भी एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम है, जो अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलता है। अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मॉलवेयर प्रोग्राम। अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मालवेयर प्रोग्राम क्या कहलाता है? वॉर्म, WORM। इस वॉर्म के एक दो उदाहरण लिख लेना। एक उदाहरण है मॉरिस, मॉरिस, और एक उदाहरण है आई लव, और एक है बेगल, आई लव। बस इतने ही, दो ही लिख लेना वॉर्म के उदाहरण। फिर एक मॉलवेयर होता है जिसको कहते हैं रैनसमवेयर, रैनसमवेयर, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्या है? ये एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है। कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है। कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है, और लॉक करने के बाद अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। किडनैपिंग टाइप की है फिरौती। भाई आप अपने घर में ताला लगा के गए कि चोर ना घुसे, एक चोर आता है, आपका ताला तोड़ के खुद का ताला लगा जाता है। अब वो क्या बोलता है कि यदि इस ताले को खोलना है तो पैसे देने, घर में नहीं, खुद के घर में नहीं घुस पाएगा।
और वो ताला ऐसा आप तोड़ नहीं सकते, सेम दम हो तो तोड़ दे, तेरा ताला तो हल्का था मैंने तो तोड़ दिया, तुमने इलेक्ट्रॉनिक लगाया तोड़ दे। खुद के घर में घुसने के पैसे देना पड़ता है, ये कहलाता है रैनसमवेयर। अब ऐसा नहीं होता है, आपके मोबाइल को वो हैक करेगा आपका, जैसे आप पेटीएम का यूज कर रहे हो, आप फेसबुक का उपयोग कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, पासवर्ड आसवर्ड आपने डाल के रखा है, तो उसमें घुसेगा, आपके पासवर्ड को बदल देगा। अब आप पेटीएम चला रहे हो, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, फिर वो बोलेगा फोन करके कि मैंने बदल दिया है पासवर्ड, और यदि आप यूज करना चाहता है तो इससे पैसे दे दे, और नहीं तो यूज नहीं कर पाएगा। अब ये तो नॉर्मल बात लगती है कि मत करो, दूसरा इंस्टॉल कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें रहती हैं, पर्सनल जानकारी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि देखो हर चीज तो आजकल पीडीएफ फाइल नहीं है, हर चीज तो पीडीएफ फाइल के रूप में है ना, आपने आप उसको सेव करके रखी आपकी हार्ड डिस्क में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में। अब आपको जरूरत है आज ही एक्सेस करना है, भाई हो सकता है कोर्ट में प्रस्तुत करना हो, 11 बजे पीसी है आपकी, या कहीं लगाना है, आपको जाना है, आपका पासपोर्ट है, आपने उसको पीडीएफ फॉर्म में करके रखा है, ऐसी कोई जानकारी है, अब वो खुल ही नहीं रहा। जैसे डिजी लॉकर है ना, आपने अपनी पूरी मार्कशीट वहां पे कर दी है, आप मार्कशीट लेके मत जाओ, उन्होंने कहा कि वहां से लेके दिखा दो, आप वापस पहुंच गए, उनका ये दिखा दूंगा, आपने जब उसको खोला तो लॉक है, और किसी ने उस पर लॉक बदल दिया, और क्या बोल दिया है, कितने पैसे दे, नहीं तो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। देना पड़ता है पैसे, क्योंकि आपको अब भी एक्सेस करना है, आप दिल्ली चले गए हो, वो फाइल घर में रखी है, अब क्या करो, ठीक है भैया ले ले 10,000 रुपए, लेकिन एक्सेस तो करने दे। तो ये कहलाता है रैनसमवेयर, ये भी बहुत बड़े लेवल पर होता है। इसके उदाहरण एक लिखना, जैसे वानाक्राई, वाना क्राई, पेट्या, PETYA, बैड रैबिट, बैड रैबिट, और लॉकी, लॉकी। फिर एक और मालवेयर प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं की लॉगर, की लॉगर। की लॉगर देखो नाम ही है, की मतलब बटन, बटन को लॉक करता है, ये कुछ नहीं करता है, एक ऐसा मार्वेल प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में रहता है, आप अपने कंप्यूटर में जो की दबाओगे उसको ये कॉपी करता है। अब आप तो टाइपिंग कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहा है, लेकिन उसी टाइपिंग में आप अपने बैंक का पासवर्ड भी टाइप कर, भाई आपने अपना मोबाइल का कीपैड निकाला, यूजर नेम और पासवर्ड डाला, तो जो कीपैड है ना, आपने बटन दबाया कि अपना पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, उसको उनने चुरा लिया, बस। की लॉगर, जो की दबाते हैं ना, कीबोर्ड की, अब मोबाइल का तो कीबोर्ड वो रहता है, आप अपने बैंक का मान लो कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो उसमें आपने क्या है, पासवर्ड डाला, उस पासवर्ड को उन्होंने चुरा लिया, और आपके पूरे पैसे गायब, पता ही नहीं चलेगा। आप कहोगे मैंने किसी को पासवर्ड बताया ही नहीं, बिना बताए पता चल गया। इसलिए फिर क्या कहते हैं कि आप जैसे अपने मोबाइल का कीपैड उपयोग मत करो, वर्चुअल कीपैड उपयोग करो। जैसे आप बैंक के एप्लीकेशन में जाओगे, तो वहां पे वो क्या है, वर्चुअल कीपैड का ऑप्शन देता है, मोबाइल का कीपैड नहीं, वहीं पे एक स्क्रीन देगा, उस स्क्रीन में पूरा कीपैड रहेगा। की लॉगर से बचने के लिए ही वो क्या होता है, वर्चुअल कीपैड होता है। ठीक है ना, समझ गए ना, की लॉगर क्या है, जो आपकी की को कॉपी कर रहा है, की को रिकॉर्ड रख रहा है, क्या दबा रहा है। फिर ये सब मालवेयर के भी प्रकार हैं। फिर एक और होता है जिसको कहते हैं बोट नेट्स, बोट नेट्स। देखो बोट नेट्स भी क्या है, एक अलग डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग हैकर लोग करते हैं। बोट नेट्स एक डिवाइस है,
एक डिवाइस या फिर एक डिवाइस का नेटवर्क, डिवाइस का नेटवर्क है जिसका उपयोग हैकर लोग करते हैं दूसरे के कंप्यूटर को हैक करने के लिए। फिर एक और मालवेयर का प्रकार होता है, इसको कहते हैं स्केयरवेयर। स्केयरवेयर, स्केयरवेयर, स्केयरवेयर क्या है? यूजर को बोलता है कि फ्री में एंटीवायरस डाउनलोड कर लो, फ्री एंटीवायरस का लालच देता है। इंटरनेट पे जाओगे, आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, वो बोलेगा कि फ्री में एंटीवायरस डाउनलोड कर लो। आपने डाउनलोड कर लिया तो उस एंटीवायरस की आड़ में क्या आ गया? एक टाइप का वायरस आ गया। तो इसको ही कह रहते हैं स्केयरवेयर। फिर एक और होता है, इसको कहते हैं बैकडोर। बैकडोर, बैकडोर क्या है? किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत कार्य करते हैं, अनऑथराइज्ड वर्क। किसी कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से कार्य करना बैकडोर कहलाता है। एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत रूप से कार्य करता है। फिर एक और नाम होता है ट्रोजन हॉर्स। ये भी एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम है, ट्रोजन हॉर्स, एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है और किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है। उपयोगी प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है, किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है और बस फिर वायरस के रूप में आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया है और वो सब कुछ कर सकता है। आपके डाटा को चुरा सकता है, आपके पर्सनल डाटा को चुरा सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस कर सकता है, सब कुछ ट्रोजन हॉर्स कहलाता है ये। इसके भी एक दो उदाहरण लिख देना। जियस है एक तो, ZEUS। दूसरा उदाहरण है जीरो, ZERO, जीरो। जीरो एक्सेस रूट किट, ऐसा पूरा है, जीरो एक्सेस रूट किट। ये ट्रोजन हॉर्स के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसमें एक अंतिम प्रकार का मालवेयर है जिसको कहते हैं वायरस। ठीक है ना? तो उस वायरस को हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। वायरस क्या होता है, वायरस की फुल फॉर्म क्या है, वायरस कितने प्रकार का होता है, वायरस क्या काम करता है, फिर हैकिंग कहाँ से आ गई, हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्रैकर्स क्या करते हैं, उसको अपन अब कल देखेंगे।